नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और वक्त है देश की सबसे बड़ी बहस का, यानी वक्त है अब आर पार का। ये शायद पहली बार है जब भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान के पालतू आतंकी खुलकर ये मान रहे हैं भारतीय सेना ने हमारी कमर तोड़ दी है। ये पहली बार ही है जब पाकिस्तान का आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन ये कह रहा है कि भारतीय सेना हम पर कहर बनकर टूट रही है। इसका पूरा सबूत हम आज आपको आर पार में दिखाने वाले हैं। इन सब का कबूलनामा, हम कुछ हवा में बात नहीं कर रहे, विजुअल बाइट है आर पार के पास, जिसमें पाकिस्तान का आतंकी सरगना कह रहा है कि हिंद का पलड़ा भारी है, जिहादियों ने बाजी हारी है। क्योंकि यह पहली बार हो रहा है जब भारत में आतंक फैलाने के लिए अब भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम लश्कर-ए-तैयबा के साथ हाथ मिला रहा है। उधर कश्मीर में आतंकी रियाज नायकू को रौंदने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन अपना नया कमांडर तैनात कर रहा है जिसका नाम गाजी हैदर है। लेकिन भारतीय सेना का संदेश भी साफ है, ऐसे कितने गाजी आए और चले गए। लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान के मंत्री की हेट स्पीच है जिसे मैं आर पार में लाइव दिखाऊंगा। इसलिए आज हमने पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट को बुलाया है ताकि उन्हें आईना दिखाया जा सके। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत और पाकिस्तान में, दिल्ली और इस्लामाबाद में सीधा आर पार। हिंद का पलड़ा भारी है, जिहादियों की ने बाजी हारी है। गाजी दाऊद, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि दाऊद ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ हाथ मिला लिया है। इस समय की यह सबसे बड़ी खबर है। पहले बुरहान वानी निपटा, फिर रियाज नायकू जहन्नुम पहुंचा। अब गाजी तेरी बारी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकू के ढेर किए जाने के बाद गाजी हैदर को नया हिज्ब कमांडर बनाया गया है। इसकी तस्वीर गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये आतंकी अब चंद दिनों का मेहमान है। भारत की वीर सेना जल्द ही इसका नाम निपटाए जा चुके आतंकियों की लिस्ट में शामिल करने वाली। लेकिन सवाल सिर्फ इन बुरहान वानी और रियाज नायकू जैसे आतंकियों को निपटाने भर का नहीं है। जरा देखिए भारतीय सेना के खौफ से किस तरह इनके आका भी कांप रहे हैं। जरा देखिए आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन कितनी दहशत में है। कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। भारतीय सेना के डर से थर थर कांपते आतंकी आका एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े होने की कोशिश में है। खबर है कि दाऊद इब्राहिम और लश्कर ने भी अब हाथ मिला लिया है। अब जरा इन आतंकी आकाओं की जहालत का नमूना भी देख लीजिए। पूरी दुनिया कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मान रही है, लेकिन आतंकी मसूद अजहर कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब तक किसी जगह भी ये साबित नहीं हो सका कि लोगों के इकट्ठे होने से कोरोना फैला हो। चीन वाले चीन में थे कि कोरोना ईरान जा पहुंचा। ईरानी अभी करा ही रहे थे कि कोरोना का कहर इटली पर गिरा और फिर स्पेन इसकी जद में आ गया और फिर सारी दुनिया कोरोना कोरोना चिल्लाने लगी। लेकिन असली मुद्दा भारतीय सेना के आगे पस्त होते पाकिस्तान के आतंकी आकाओं और उनके पालतू दहशतगर्दों का है। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि पाकिस्तान पोषित आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत की जांबाज सेना ने इसका सीधा संकेत दे दिया है।
तो आज इसी मुद्दे पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगा सीधा आर पार। हिंद का पलड़ा भारी, अब गाजी तेरी बारी। और अब हिंद का पलड़ा भारी होने का जोरदार विश्लेषण सुनिए। इस साल 3 मई तक 64 आतंकी निपटाए गए, यानी 72 हुरों के पास 2 गज जमीन के नीचे। करीब 5 महीने में सिर्फ 35 नए आतंकी भर्ती हुए। आतंकियों पर वार से कांप उठे आतंक के बड़े बड़े आका। आप सोच सकते हैं सलाउद्दीन, उसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा आका अजहर महमूद, हाफिज सईद, इनकी हालत पस्त है 370 हटने के बाद, और रियाज नायकू के मारे जाने के बाद इनकी हालत और खराब है। सैयद सलाउद्दीन बोला, हिंद की सेना का पलड़ा भारी है। डर के मारे दाऊद इब्राहिम ने लश्कर से मिलाया हाथ। क्या आतंक का संपूर्ण विनाश का समय अब करीब है? क्योंकि कोरोना के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, तो इनका वाकई अब अंत करीब है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, जो कि रूलिंग पार्टी भारत की भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके प्रवक्ता हैं। कमर चीमा है पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ। मुझे लगता है कि आज साफ गोई से सारी बातें रखेंगे। मेरे साथ तारिक फतेह है, पाकिस्तानी मूल के लेखक, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ RSN सिंह जुड़ेंगे, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और मोना आलम है। मुझे लगता है आज सहज बहस होनी चाहिए, और हंसी मजाक ठहाके कमर चीमा आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन आज जरूरी है कि बहस जो है वो गंभीर रूप से हो। क्या आपको लगता नहीं है तारिक फतेह, दुनिया इस समय कोरोना से लड़ रही है और ये लोग ये बताने में जुटे हैं कि कोरोना किसी के आसपास बैठने से इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता? और दूसरा पॉइंट, आखिरकार ये हिंदुस्तान से अब डरे हुए क्यों हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं 40 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहता हूं। तारिक फतेह, देन कमर चीमा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान डरा हुआ है कश्मीर से। पाकिस्तान जो है वो इस मामले में अंधा है। तो अगर डरा होता तो समझ आ जाती और चुप करके बैठ जाता। लेकिन इनकी जो बेसिक पॉलिसी है वो ये है, वो गज़वा हिंद के उसके अंदर आती है, फी सबीलिल्लाह और पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। ये एक इंटायर माफिया चला रहा है पाकिस्तान की हुकूमत को, जो फौजी के है, 1958 से चल रहे हैं। और इनको सिर्फ एक फिक्र होती है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ का, उसका धंधा कैसे चलता रहे। वहाँ वबा आए, कोरोना वायरस आए, उनसे इनको क्या फ़र्क है। वहाँ सिंध के चीफ मिनिस्टर, इनके सबसे अहल जो पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने कुछ इंतज़ाम किया लोगों के इलाज का, उनको कंडेम कर दिया ये। और बलूचिस्तान में तो आप देखिए कि वहाँ ये इस ज़हनियत के लोग ये समझते हैं कि वहाँ को मरे जिए उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ से कॉपर, सोना, तेल वेल उठा के चीन को बेचना, अब वो गुजरांवाले की बच्चियों के साथ बेचना। तो ये मुल्क नहीं है, ये एक कारोबारी सेंटर है जहाँ आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। मैं रुक करता हूं कमर चीमा का। कमर चीमा, दुनिया इस समय परेशानी में है, लेकिन आप आतंक की परस्ती में हैं, और अब आपके अपने लोग मान रहे हैं कि हिंद का पलड़ा भारी है। फिर काहे भारी पड़ने वालों से आप उलझ रहे हैं? देखें, बात यह है कि इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। तो इसमें कोई ये बात करना कि कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीरी, जब से आपने आर्टिकल 370 और 35A अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां लेके आए हैं, कश्मीरियों लेकिन आप मुझे बताइए, सैयद सलाउद्दीन, देखिए कमर चीमा, मैं आपको टोक रहा हूं। देखिए मुझे टोक रहे हैं, मैं कैसे बात नहीं, मैं इसलिए टोक रहा हूं कमर चीमा, आपको इसलिए टोक रहा हूं कि सैयद सलाउद्दीन क्यों कह रहा है कि हिंद का पलड़ा भारी है। देखिए मेरी बात, क्या जिहादियों ने बाजी हारी है इसीलिए हिंद का पलड़ा भारी है? रियाज नायकू को रौंदे जाने के बाद अब आपने जो नया कमांडर वहां खड़ा करा है वो भी पिटेगा, वो भी मिटेगा। देखें जाकिर नाइक हो,
जाकिर नाइक हो या बाकी लोग हों या रियाज नेकू हो या उसके बाद जो बाकी मुजाहिदीन हैं कश्मीर के अंदर, उनको हक है कि वो अपना बात करें आपके साथ। अगर आप उनके ऊपर 9 लाख फौज बिठाएंगे, उनके ऊपर जुल्म सितम करेंगे, तो वो आपको नहीं, हम हमारी स्टेट है, हम टैंक चलवाएं उनके ऊपर, जो हमारी स्टेट के खिलाफ काम करेगा उस पर टैंक भी चलवा देंगे हम। जनाब नहीं, जो हमारे लोगों को मारेगा, जो जिहाद का फन उठाएगा, उस पर टैंक भी चलेगा। कोई ऑप्शन नहीं बचता। ना जाकिर नायक को आप कौन होते डिफेंड करने वाले? वो मलेशिया बैठा है, देखिए आपका क्या ताल्लुक है उसके साथ? कश्मीरी को डिफेंड करूंगा जो भारत की जाकिर नायक कौन सा कश्मीरी हो गया के खिलाफ लड़ रहा है। मैं हर कश्मीरी को डिफेंड करूंगा जिसके मुल्क के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है और आप अपनी फौज से वहां के लोगों को मार रहे हैं। मैं उन कश्मीरियों को डिफेंड करूंगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और ठीक है, आपको जिसको डिफेंड करना है करिए, आप बोलू लोलू को भी डिफेंड करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हंगरी को डिफेंड करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्कॉटलैंड को डिफेंड करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड कमर चीमा, ये इनका ताल्लुक क्या कश्मीर से? चीमा साहब का क्या ताल्लुक कश्मीर से? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आप क्या कहते हैं? अब कश्मीरी बोल तो सकते नहीं हो। 9-10 लाख फौज बना के। हाँ, तो आपको तो कश्मीरी आती भी नहीं है, आप तो बोल ही नहीं सकते कश्मीरी। मेरे मुल्क में 50 जुबानें बोली जाती हैं, इंडिया में 100 जुबानें बोली जाती हैं। अरे एक 100 जुबानें आती हैं। कोई एक आदमी पाकिस्तान में है? हर बंदे को अरे एक आदमी है जो कश्मीरी बोलता है या इंडिया की जुबानें आती हैं? अरे भाई, मुझे पंजाबी आती है, आपको नहीं आती। आपको फ्रेंच आती है? आप कनाडा में? अरे भाई, मैं फ्रांस पे कब्जा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जो फ्रांस थोड़ी चाहिए मेरी ना, वहाँ की फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। भाई आप किस तरह की इलॉजिकल बातें करते हैं, मुझे पता है। आपका क्या ताल्लुक है कश्मीर से? चीजों की, लेकिन आपका ताल्लुक क्या है कश्मीर से? बातें करें। अब इंडिया में जिसको हिंदी नहीं आती उसको निकाल देना चाहिए क्या? आप ये कह रहे हैं? अरे पागल हो गए हो कश्मीर? नहीं, एक सेकंड, कमर चीमा, ना फ्रांस में कोई कब्जा थोड़ी, तारिक फतेह ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। कोई फ्रांस में कब्जा करना चाहता है जो फ्रेंच सीखेगा। देखिए मेरी बात, एक सेकंड, पूरे पाकिस्तान कश्मीरी आती है, एक मुल्क में कई जुबानें होती हैं तारिक फतेह साहब। हाँ, तो मुझे बता, थोड़ा सा अपनी स्टडी को वास्ट करें, दिल को खुला रखें। और ये इनको जरा ठहराएं, चीमा को जरा पानी, ये हो के सारे इंडियंस को चीमा साहब, कमर चीमा, एक सेकंड, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक आदमी है जो कश्मीरी बोलता है? एक? तो कोई एक है? तो सारे कश्मीरी बोलते हैं जो कश्मीर में रहते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो फ्रेंच बोलते हैं, वो डच बोलते हैं वहाँ पे भैया। अरे आपकी तरह गलत उर्दू बोलते हैं बस। थोड़ा ख्याल कर ले पूरा भाई। कश्मीर मैं तो कह रहा हूँ, आप एक आदमी लेके आइए, आपको क्या हो ये झूठ आपका नंगा हो जाएगा। रोजा रखे थोड़ी देर हुई है कनाडा में, पता नहीं आप तो रमजान में रोजे रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कश्मीरियों के लिए नरम गोशा रखो, जिनके ऊपर 9 लाख फौज बैठी हुई है, गन्ने लेके, तोपे लेके। तुम्हारे यहाँ जो 2 भी आ गया उनको मारने के लिए। 2 मिलियन तुम्हारे पीछे लगी हुई, तुम्हारे पीछे 2 मिलियन पाकिस्तानी फौज लगी हुई है, कश्मीरियों को तुम्हारी कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है फौजी। बस कश्मीरी हैं जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है और इनके लिए अरबों डॉलर का असला खरीदा जाता है। इन कश्मीरियों की कौन सुनेगा दुनिया में? तुम्हारा पाकिस्तान है जो बोलेगा इनके लिए। और अच्छा, एक सेकंड, कमर चीमा, तारिक फतेह साहब, एक सेकंड, कमर चीमा को ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड, कमर चीमा, आप मुझे बताइए, ये सैयद सलाउद्दीन क्यों कह रहा है हिंद का पलड़ा भारी है? क्यों कह रहा है? कि फिर आपकी आवाज ऑफ हो गई। आबादी का मुल्क है जिसने चंद लाख लोगों पे 8 लाख इतने लाख लोगों पे आपने कब्जा किया हुआ है। एक सेकंड, आप बौखला गए हैं, आप इतने परेशान हैं। रियाज नाइकू के 72 हुरों के पास जाने के पर 2 गज जमीन के नीचे गड़ने के बाद आप इतने परेशान हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, हिंद का पलड़ा क्यों भारी है? आपके भाई को ऐसा क्यों लगता है? सैयद सलाउद्दीन, मेरा भाई, हर कश्मीरी मेरा भाई है। सैयद सलाउद्दीन तुम्हारा भाई है? सैयद सलाउद्दीन तुम्हारा भाई है? लड़ रहा है और सैयद सलाउद्दीन तुम्हारा भाई है? दाऊद इब्राहिम तुम्हारा भाई है? हाफिज सईद तुम्हारा भाई है? हर जालिम के खिलाफ जद्दोजहद करने वाला मेरा भाई है। हर जालिम के खिलाफ, वो मजलूम दुनिया में कहीं भी हो।
और कश्मीरी बिल्कुल आपने सही कहा। मजलूम दुनिया में कहीं हो, सबसे ज्यादा मजलूम तो आप ही दिखते हैं मुझे। पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रहकर इतना मजलूम कौन हो सकता है? तो कैसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से आतंक के जो सरगना है वो कह रहे हैं कि देखिए इस समय दुश्मन का पलड़ा यानी भारतवर्ष का पलड़ा, हिंद का पलड़ा भारी है। देखिए अभी कमर चीमा साहब जो कुछ बोल रहे थे तो 2-3 बातें हैं। पहली बात, उन्होंने ये कहा तारिक फतेह जी से कि भाई रमजान का मौका है आप ये रखते हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये कितने दुख की बात है, कितना अफसोसनाक बात है कि रमजान के मुबारक मौके पर भी जो लोग अपना नाम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा रखते हैं उनको खुदा के लिए इतनी अकीदत नहीं है कि कम से कम समय तो शांति रख लेते। इस समय भी आतंकवादी गतिविधि चालू है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि इस्लाम के पर दहशत और राजनीति करने वालों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल उन्होंने कहा था, मैं आमिर जी आपकी बात का जवाब दूंगा। एक और बात है, उन्होंने जुबान की बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कमर चीमा साहब। ये बताइए जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की जुबानें क्या थी? पंजाबी थी, सिंधी थी, पश्तो थी, बलूच थी, कुछ ईसाई बंगाली भी। कुछ समय पाकिस्तान इनके साथ था तो बंगाली थी। और ये बताइए इन्होंने इसमें से किसी भी लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया? नहीं बनाया। इन्होंने बनाया उर्दू, जो हमारी लैंग्वेज थी, यूपी की लैंग्वेज, दिल्ली और लखनऊ की लैंग्वेज थी। और इन्होंने कहा कि जो हिंदी नहीं जानेगा अलग। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ 52-53 में तो ईस्ट पाकिस्तान में इस बात की शुरुआत हुई थी जब आपने उर्दू इम्पोज की तो बांग्लादेश के लोगों ने कहा हम तो बांग्ला बोलते हैं, हम उर्दू नहीं सकेंगे। आपने उनको अलग करते करते अलग कर ही दिया। तो जबान के मामले पर भी आप उधार की जबान लेकर, अपनी जबानों को साथ लेकर अपने मुल्क को भी आप एक साथ नहीं रख पाए। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं जो आज सलाउद्दीन ने कहा। देखिए हकीकत क्या है, जब से मौलाना मसूद अजहर पर यूनाइटेड नेशंस का प्रतिबंध लगा, मैं साल भर पहले की बात बता रहा हूं। पहले क्या होता था अमीर जी कि जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता था, अभी कमर सीमा बड़ी शिद्दत से उठा रहे थे, तो एक जमाने में सिर्फ रूस हमारे साथ खड़ा होता था और बाकी पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी होती थी। अब मामला पलट गया। अब चीन के साथ खड़ा होता है, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। और चीन को भी एक साल पहले मसूद अजहर के मामले में बैकफुट पे जाना पड़ा। तो अब अगर आप हकीकत देखें, हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, 35A खत्म कर दिया, वो यूनियन टेरिटरी हो गया। चाइना ने भी मसूद अजहर को आतंकवादी मान लिया। आज G20 से लेके शंघाई कॉर्पोरेशन में भी आतंक आ गया। मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज से सोचते थे उन सब ने भारत का आतंकवाद के मुद्दे पे समर्थन किया। 4 देशों ने मोदी को मैक्सिमम सिविल अवार्ड दे दिया। तो अब अगर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों एंगल पे देखें तो जो सलाउद्दीन कह रहा है इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये तो दिखाई पड़ रहा है, ये तो सामने दिख रहा है। किसी को शुतुरमुर्गी के जरिए ना दिख रहा हो तो अलग बात। मोना आलम, सैयद सलाउद्दीन कह रहा है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है, इसीलिए आप आतंक की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप टेररिस्ट एक्टिविटी इज योर लास्ट रिसोर्ट। this is just what India thinks, because I think India has nothing to do except terrorism on its own people. आप तो अपने लोगों के आपके लोग सोचते हैं ऐसा कर रहे हैं ना। नहीं, मेरे लोग क्यों सोचते हैं ऐसा? आप सलाउद्दीन को कहां से ले आए? सैयद सलाउद्दीन आपका आदमी, दाऊद इब्राहिम आपका आदमी, हाफिज सईद आपका आदमी, वो सब भारत के खिलाफ ही तो जिहाद कर रहे हैं। नहीं, जिहाद कर क्या कर रहे हैं वो? उनने पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का जो बुरा हाल कर रहा था कर दिया। आप बोल ले तो मैं आपको बताऊं। आपका हो गया तो मेरा जवाब सुन ले। बोलिए मोना। दाऊद इब्राहिम को क्यों मुझे समझ नहीं आता, आप हैबिचुअली पाकिस्तान पे क्यों डालते हैं? वो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, वहां के स्लम्स में रहा हुआ, वहां का गुंडा बदमाश। आप लोगों ने, आपकी स्टेट ने कितनी आपकी बॉलीवुड मूवीज को वो फाइनेंस किया करता था, मैं आपको लिस्टें बताऊं। आपके कितने फिल्म मेकर्स के उसके साथ ताल्लुकात थे। तो हमारा उससे क्या लेना देना? अरे तो अगर हमारे यहाँ का गुंडा बदमाश था, हमारे यहाँ का गुंडा था वो, तो आपकी आर्मी ने अपने बगल वाला फार्म हाउस उसको क्यों दे दिया? तो गलती तो आप पे है ना। ये आपको किसने कहा है? किसने कहा है? सबको पता है। आप इस तरह की उसके फार्म हाउस पर हाफिज सईद की मीटिंग हुई, लश्कर तैयबा के साथ वो हाथ मिला रहा है। अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा? आप लोग तबाही के रास्ते पे चल पड़े हैं। दुनिया में आतंक आप परोसते हैं, पूरी दुनिया को आप आतंक देते हैं।
ईरान से लेकर इंडिया तक, अमेरिका से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक आप आतंक परस्त देश हैं। दुनिया का कोई आतंकी हो वो आपके यहाँ मिलता है। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ मिलता है। शर्म की बात यह है। आपका जासूस कुलभूषण यादव था ईरान में, ईरान का नाम लेते कुलभूषण जाधव को आपने गलत पकड़ा। आईसीजे ने आपको इस बात पर लताड़ा इंटरनेशनल कोर्ट में, बलोचिस्तान एंड कराची इंटरनेशनल कोर्ट में आपको लताड़ा गया। स्टेटमेंट में बलोचिस्तान और कराची में टेररिज्म फैलाने के लिए आपने भेजा था उसको। एक सेकंड कुलभूषण जाधव का ये विषय नहीं है ना अभी, इसलिए कुलभूषण जाधव को बीच में लाइए। मैं दो बातें बोलता हूँ। दाऊद इब्राहिम अगर भारत का गुंडा था तो आपके यहाँ क्या कर रहा है वो जवाब दीजिए। हाफिज सईद अगर दुनिया का आतंकी है तो आपके यहाँ क्या कर रहा है? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में कैसे पहुंचा? कौन लाया उसको? एबटाबाद में कैसे पहुंच गया? अल्लाह की मर्जी कैसे आ गया? अल्लाह के करम से तो आ नहीं गया। बराक ओबामा हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देके गए और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के किसी बंदे को, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ की इंटेलिजेंसिया को नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन। वेरी गुड। आपके यहाँ दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आ गया, आपको पता ही नहीं था। मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग तो। आरएसएन आप एक तरफ यूएस की माला जपते हैं, आप कह रही हैं दुनिया का इतना बड़ा आतंकी आपके मुल्क में आके रह रहा था, आपको हवा ही नहीं थी वो रह रहा है। ये कैसी लॉजिकल बात कर रही है मोना? आप इतनी फेमस एंकर है पाकिस्तान की, इतनी फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, आप ऐसी बात बोलेंगी? मुझे उम्मीद नहीं थी। कमर चीमा को पता था, कमर चीमा को पता था कि वहां पे रहता है वो। कमर चीमा मिलकर आए उनसे, आपको भेज दूं। आपको कानून कमर चीमा को पता था ओसामा बिन लादेन मिलके आता है, मिलकर आए, इन्होंने फोटो खिंचवाई उनके साथ, इनकी फोटो वायरल है। आपको बराक ओबामा का नाम सुनाई नहीं दे रहा? आपको हेयरिंग डेट चाहिए तो मैं आपको दान करती हूँ, चैरिटी कर देती हूँ यहाँ से। ना पाकिस्तान से क्या चैरिटी लेंगे मोना जी? मेरा बड़ा सम्मान है आपकी तरफ, लेकिन आपसे क्या चैरिटी लेंगे जो मुल्क खुद ही चैरिटी पे पल रहा हो? आपसे क्या चैरिटी लेंगे? आप तो हमसे चैरिटी लेके बने हैं। चैरिटी अंबानी से, आप तो हम ही से चैरिटी लेके बने हैं। जीते इलेक्शन अंबानी से चैरिटी लेके जी। अंबानी के थ्रू पूरे मीडिया को रिग करके मोदी जी भी तो इलेक्शन जीते। देखिए मैं जानता हूँ पाकिस्तान अंबानी से बड़ा परेशान होगा, क्योंकि आपके पास अंबानी जैसा कोई है नहीं, ना कभी होगा। ना आपके पास अब्दुल कलाम जैसा कोई होगा, ना आपके पास महात्मा गांधी के जैसा कोई होगा। मिलेगा हिंदुस्तान से। हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, आप फिक्र ना करें। इसलिए आपकी जलन हम समझ सकते हैं। इस देश का हर कोई इस देश के जो नगीने हैं वो आपके लिए बड़ा परेशानी का सबब है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई भी हो। नहीं मैं हम एक सेकेंड, लेकिन आपके पास ओसामा बिन लादेन मिलेगा? आरएसएन आपके यहाँ पर मोदी जी भी तो है ना? जी। नहीं, मोदी जी ने आप लोगों के छक्के छुड़ा रखे हैं। मोदी जी से बहुत परेशान है आप लोग। आप तो चाहते हैं मोदी हट जाए यहाँ पर, आप तो चाहते हैं मोदी हट जाए जिससे हमें रास्ता साफ मिले अपना। मोदी जी जितना डैमेज कर चुके हैं इंडिया को, मैं कहती हूँ अगले 100 साल रहे इंडिया को वो फ्रैगमेंट कर देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। एक सेकंड, आरएसएन फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आऊंगा। आरएसएन छुड़ा दिया। मोदी जी इज डूइंग जी। अरे मोहतरमा शांत हो जाइए, बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने चीमा साहब ने ये जाकिर नाइक की बात की, क्योंकि इनका देखिए वो एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, ये अरबाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स। नहीं, आपने बात की थी जाकिर नाइक की, जिसने भी की थी जाकिर नाइक की, वो अरबाइजेशन में लगा हुआ है। और सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। और इनकी मानसिकता देखिए, मतलब कि बंगालियों ने अरबाइजेशन से रिफ्यूज़ कर दिया, बंगालियों ने उर्दू नेशनल लैंग्वेज से रिफ्यूज़ कर दिया। अब आपके दो मुल्क बन गए, क्योंकि देखो मजहब तो बन सकता है, मजहब तो क्या, मैं तो कहता हूँ क्या दुनिया में आखिरी मजहब पैदा होगी? मजहब बनते हैं, जो हर चीज़ जो पैदा होती है वो उसका इंतकाल भी होता है, तो मजहब तो पैदा होते रहेंगे, लेकिन संस्कृति, भाषा, ये चीज़ें ये बनती नहीं है। और आज जो आप मेरे साथ बैठे हुए हो ना, आप मेरे साथ शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हो, तो ये जो फ्रॉड
ये जो चलाया जाता है ना उर्दू में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, वरना आप मेरी बात, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, और आप ही नहीं, आपके घर में जितने लोग, आपके घर में जितने लोग बैठे हुए हैं टेलीविजन पे, ये टेलीविजन पे आपका जो शो देख रहे हैं, उनको ये शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, और आपको समझ में आ रही है क्योंकि आप अरबाइज नहीं हो सकते हैं, आप अरबाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये कृपया अपने मुल्क को इस तरह से बर्बाद ना करें, कृपया अपने मुल्क को बर्बाद ना करें। दूसरी बात सुन लीजिए। नहीं, अरे मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अरे तबाही हो रही है, आप समझ नहीं रहे हो। आप पूरी जो पाकिस्तान जो है, पूरी पाकिस्तान आइडेंटिटी और मजहब के ऊपर में वो यू आर बीइंग टोर्न अपार्ट। आपको यही नहीं मालूम है कि आप पंजाबी हो, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हो, आपके बाप दादा कौन थे, और आप अरबाइज हो रहे हो वो जाकिर नाइक जैसे लोगों की वजह से। मेरे बाप दादा इसी इलाके के थे। आप कौन होते हैं? आपको क्या समझ है? तो इसीलिए कह रहा हूँ, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से तो हमारे तो भाई हुए ना, तो हमारे तो भाई हुए ना। अगर आपके बाप दादा इसी मुल्क के थे तो आप तो हमारे भाई हुए, इसी सब कॉन्टिनेंट के थे तो भाई हुए। तो चीमा साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की रिकॉग्निशन नहीं आप करते, आप समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे बन गया? आपको ये हजम ही नहीं हो रहा कि एक देश बनाए, मुल्क बनाए, और वो मुल्क भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और हर जगह आपको मुकाबला करता है, और आपको हर जगह मुकाबला करने मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। लोग बोल रहे थे तो मैं सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, आप कह रहे हैं कि भारत जल रहा है क्योंकि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर गया है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। जब भी मैं बोलता हूं, आप एक दूसरे आदमी को मेरे कान में कुछ बोलने के लिए आप ये शुरू करवा देते हो। ये कहां का ये जस्टिस है? ऐसा बाकी पैनलिस्ट के साथ नहीं होता, मेरे साथ क्यों हमेशा होता है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं आप मेरे कान में कोई जैसे ड्रोन ऐसे पाकिस्तानी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं आरएसएल। नहीं, आप मेरे कान में ये कौन सा तानपुरा बजवाते रहते हो मेरे से? मैं तो ये बोल रहे थे तो मैं तानपुरा लेके नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि ऐसे ही ये इतने बेसुरे लोग हैं। हाँ वही तो है। तो फिर गाने, अच्छा ये तुम्हारे यहाँ गाने किस पे बजते हैं? गाने बनते होंगे, रागों पे बनते होंगे ना। वो राग कहाँ से आए हैं? ओ भाई, वो राग अरब से नहीं आए हैं। अरे वो अरब से नहीं आए, वो अरब से, ये जो गाने सुनते हो ना वो अरब से नहीं आए। और म्यूजिकल ग्रामर इवॉल्व करने में हजार साल लग जाते हैं। तो ये यार कोई बात सुनो यार, हमें कोई अकल की अरे यार, अगर तुम्हारे समझ में तानपुरा होती, तुम्हारे समझ में तानपुरा अगर होती तो तुम ये जिहादी न पैदा करते। तुम्हारे समझ में अगर तानपुरा होता तो ये तुम्हारे मुल्क से जिहादी नहीं पैदा होते। हाँ, वो तानपुरा तो मुल्लों ने तानपुरा बजा दिया तुम्हारा। आप एक ऐसा पाकिस्तान के मुल्लों ने वो जमाइते इस्लामी जो म्यूजिक का स्कूल खोला हुआ है ना, जमाइते इस्लामी जो म्यूजिक का स्कूल खोला हुआ था, वहां से संगीतकार नहीं निकलते, ये जिहादी निकलते। वो 72 हुरों के पास जाके फिर तानपुरा सुनते हैं। मैं नूर अल हक कादरी साहब हैं, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, यानी प्यार मोहब्बत पीस के मंत्री हैं। और ये नूर उल हक कादरी क्या कह रहे हैं जरूर आप सुनिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की असलियत बताता है। सुनिए जरा। जो भी शख्स कादियानियों के लिए ज़ाहिर या बातिन तौर पर हमदर्दी रखता है, नरम गोशा रखता है, वो इस्लाम का भी वफादार नहीं हो सकता और पाकिस्तान का। जो भी शख्स कादियानियों के लिए ज़ाहिर या बातिन तौर पर हमदर्दी रखता है, नरम गोशा रखता है,
वो इस्लाम का भी वफादार नहीं हो सकता और पाकिस्तान का। अब मैं सवाल लेता हूं तारिक फतेह और सुधांशु त्रिवेदी आपसे। ये कादियानियों के खिलाफ हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ हैं, ये सिखों के खिलाफ हैं, ये अहमदियों के खिलाफ है। इनका हार्मनी मिनिस्टर कह रहा है, जिसको पीस बढ़ाने का काम है। एक मौलाना टाइप के हैं इनके मंत्री। मुझसे सवाल सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु। देखिए, मैं पहली बात ये कहूंगा, अभी काफी देर RSS सिंह साहब से सीमा जी ने बहस किया और वहां पे राज की भी बात आ गई, तो पहले बात आई कि बिन लादेन कब आया पता नहीं, इनको पता नहीं था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बड़ा पुराना हमारे यहाँ भजन है, रूहानी भजन, 70 के दशक में फिल्म में भी यूज हुआ, शायद इन्हें याद हो। तो ओसामा बिन लादेन को लेकर तो उनके ऊपर बात फिट बैठती है कि रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए मैं न रही। उनको पता ही नहीं लगा कब आया कब चला गया, वो उनकी एक हकीकत है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, जो अन्य बात। इस समय देखिए, कोरोना वायरस का समय चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन खोजने में दुनिया जुटी है, सारे समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर। कोरोना का वैक्सीन का बेस जानते क्या है? उसका जेनेटिक म्यूटेशन चेक किया जाता है कि कैसे उसका जेनेटिक म्यूटेशन बना, DNA बना, तो उसके बेस के ऊपर यह कंट्रोल करके बनाया जा सकता है कि उसका काउंटर क्या होगा। अब जब हम जेनेटिक म्यूटेशन पे आते हैं ना, तो जितने लोग बैठे ना, 6 लोग इस पैनल पे, सबका जेनेटिक DNA तो एक ही है, मगर अंतर कहां से आ गया? अंतर वहां से आया, मैं अपने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान में एक ही नोबेल प्राइज विनर हुआ ना आज तक, अब्दुल सलाम 1979, कि उसके बाद होने क्यों बंद हो गए? जो पीढ़ी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुई थी, वहां तक तो सलाहियत रही, वहां तक तो काबिलियत रही, वहां तक तो लियाकत रही, और 50 के बाद जो फिर पैदा हुए, तो वहां आपको यही दिखाई पड़ रहे, ये जो इनके वजीर, आपको सलाउद्दीन, उसके बाद वहां जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, वही दिखाई पड़ने लगे। क्यों? किसी का DNA कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जंगल में छोड़ दीजिए तो फिर वो जंगल के रंग बिरंग जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये हकीकत है, पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए, वो कहां से चलता हुआ कहां तक पहुंच गया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोरोना क्राइसिस के बाद पाकिस्तान को समझना चाहिए, चाइना अपनी अंदरूनी और अपनी पर्सनल लड़ाई में ज्यादा उलझेगा। चाइना और अमेरिका में आपसी बहुत टकराव हो चुका है, पाकिस्तान को बहुत समझदारी के साथ अपने भविष्य के बारे में तय करना होगा। ये मैं सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को अपने वजूद के बारे में भी बहुत गंभीरता से सोचकर चलना होगा। ये पर्सनल लड़ाई और उससे काम नहीं चलता। जी तारिक फतेह, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ। जो अहमदियों को लेकर, कादियानी को लेकर इनके मंत्री ने, कादरी ने बोला, जो ये मौलाना टाइप के थे, इनके मंत्री थे, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। ये तो 1953 के अंदर मौलाना मौदूदी जब इंडिया में अपना जहर फैला के पाकिस्तान पहुंचे, तो 1953 के राइट्स तो खैर आप मेरी उम्र जरा बहुत ज्यादा आपको से, हमने तो देखा हुआ कि हशर क्या हुआ, हजारों लोग मर गए उसके अंदर, हर घर जाके अहमदियों के घरों को आग लगाई गई। उसके बाद कमीशन रिपोर्ट निकली जिसके अंदर लिखा कि 1000 मौलवियों में से 2 मौलवी ऐसे निकले जो अग्री कर सकते मुसलमान डेफिनेशन क्या। तो इस बैकग्राउंड को आप रखिए कि ये बेचारे पाकिस्तानी का कोई असर नहीं है, ये तो वॉइस है अरे जो 1958 से पिटाई हो रही है, लेकिन मजहबी उस पर माइनॉरिटी ना समझिए, असल जुल्म पाकिस्तान की रियासत करती है। जी आपके ऑडियो में फतेह साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं वापस आपको कनेक्ट करता हूं। कमर चीमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या था? ये आप तो परसों सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे, आप तो कादियानी और अहमदियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपके सरकार मंत्री कह रहे हैं ऐसी बात? देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान एक, सुने जी, बात तो सुने ना मेरी। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इस्लामी रियासत होने के नाते यहाँ पे इस्लामी कानून है, और जो भी जमहूरी सेटअप पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कंसेंसस फैसला किया हुआ है कादियानियों के बारे में। सो जारी बात है, अगर जमहूरियत में एक पार्लियामेंट एक फैसला करती है तो उसको सबको मानना जरूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जमहूरियत में रह रहे हैं और हम फैसला करना चाहते हैं, तो एक लार्जर मेजॉरिटी को कोई भी फैसला करने का हक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक नेचर है। हम आपकी तरह सेकुलर नहीं है
हम आपकी तरह, आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है और हमारा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारी रियासत का नाम है। सो यहाँ पे एक जमहूरी लेंस से चीजें चल रही हैं। सो मेरा ख्याल है आप इसको इसी पराये में समझें। जी तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं। तारिक फतेह नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशन, हु टोल्ड यू दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो आप खामोश रहे 1 मिनट, पता ही नहीं है आप लोगों को, लोगों के खून बहा के आप बैठे हैं टीवी पे आके। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। जाओ अपने अरबी, तुम्हारा शेख बुला रहा है तुम्हें, तुम्हारा शेख बुला रहा है जूते साफ करने के लिए। गो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन। भैया भाई हमारे हर मुल्क के साथ ताल्लुकात है, अरबों के साथ ताल्लुक है, चीन के साथ ताल्लुक है। आपका जो मर्जी करते हैं, जिनसे मर्जी बहस करनी शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, हम अपनी मर्जी से कानून बनाएंगे जो मेजॉरिटी को अच्छा लगे। ये कहाँ से ले आते हैं पाकिस्तान के बारे में? अरे इसका माइक तो बंद करें ना आपको होगा भाई। अगर नहीं करना, बात करनी है, आप सवाल क्यों करते हैं? अगर जवाब ये बीच में भेड़ियों की तरह लोगों को बोलिए तारिक फतेह बोलिए। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना 1956 में, जब इलेक्शन होने थे 59 में, इन्हीं लोगों ने अय्यूब खान को सपोर्ट करके पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व की। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। 62 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना अय्यूब खान का, वो 69 के अंदर एब्रोगेट हुआ। 1970 के इलेक्शन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो इनकी ऐसी हवा खिसकी है चीमा टाइप के लोगों की कि इन्होंने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कहा दफा हो यहाँ से। हम बंगाल के बंगाली लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्सेप्ट करते। तो 6 नुकात पे शेख मुजीब रहमान का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको माइनॉरिटी ने फौज भेज के 30 लाख बंगालियों को मार के ये वहां बैठे रहे। ये तो इंडिया की गलती है कि फौज वापस छोड़ दी, फिर जाके बलोचिस्तान में मारा इन्होंने। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, अरे भाई खामोश रहो मौजूद है प्लीज, और कोई किसी का हक छीन नहीं सकता। अरे इसका मुंह बंद कराएं सर। ये कहाँ एक वैसी इसको बैड ब्रेथ है, यहाँ तक आती टोरंटो तक। मुंह बंद करें यार आप अपना। देखिए बात सारी ये कि कौन, अरे खुदा के वास्ते यार बुआ आ रही मान। आप गलत बातें क्यों फैला रहे हैं? आप क्यों पाकिस्तान के बारे में गलत बात कर रहे हैं? ओ दफा हो जाए तू यार। और तेरी मजा बैठ कर रही ने, जा अपनी जिम्मेदारी जारी कर। आ गए तू ना, तेन बोलना आंदा ना कहाँ लेना आंदा। नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया और जाओ ना, को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और पहुंचाएंगे, अभी और पहुंचाएंगे। एक सेकंड कमर चीमा, तुमसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिकाऊ मुल्क से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेगा कोई बिकाऊ आदमी है। आप तो मुल्क की बिके हुए हैं, चाइना ने आपको खरीद रखा है। आपको परसों अमेरिका पैसे देगा, क्या बिक जाएंगे? ये अपनी जो चाय खरीद ले चाइनीज को, चाइना के प्रिजन्स में ये पाकिस्तान की बच्चियां किडनैप करके बेचते हैं टू रेप। ये अरबों के आगे बेच रहे हैं, ईरानियों को बेच रहे हैं। बेटियों के बारे में किसी ने इल्जाम लगाया, दफा हो जाए, चुप कर दिया। कब्र में टांगे हैं और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? वाला खाली हो गया पूरा। किस वक्त आपकी जान निकल जाए, अल्लाह को कब प्यारे हो जाए, कम से कम आप तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। तुम्हारे कहने से नहीं निकलेगी। पाकिस्तान मर जाएगा। काम होता है अच्छी बात करना, मोहब्बत की बात करना, ना कि नफरत फैलाना। आप कैसे बुजुर्ग हैं? अरे बुजुर्ग नहीं है भैया, आपका लिविंग नाइटमेयर हूँ मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। आई एम योर लिविंग नाइटमेयर। यू आर लायर एंड यू आर मर्डरर। यू आर मर्डरर ऑफ पाकिस्तानी। जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं भैया। अरे भैया कुछ नहीं है यकीन करके माने। कितना मिलता है तुम्हें इनसे? मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। इनके टीवी पे आने को कितना मिलता है तुम्हें? जिंदा रहने की तलाश क्यों आते हो? घर से बाहर इंडियन टीवी पे क्यों आते हो तुम? नफरत फैलाई है इंडिया पाकिस्तान में। ए भाई इंडिया टीवी पे क्यों आते हो तुम? भाई इंडिया वो बुलाते हैं तो आते हो, आपकी तरफ से तो नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नफरत फैलाने के लिए बहुत काम किया आपने। आप इंडिया पाकिस्तान की नफरत फैलाने के चैंपियन हैं। वरना अमन होता दुनिया में, इस खित्ते में अमन होता। आपको क्रेडिट जाता है। जब आप अमेरिका गए थे लोग किस तरह आपको गालियां देते थे वहां पे। रंजीत सिंह यूएन के सेशन में आप तारिक फतेह साहब गए थे तो लोग किस तरह आपको गालियां देते थे। ये आपका ये लेवल है, आप तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। जितनी नफरत साउथ एशिया में यार कोई जुबान से बोलिया कर, क्या अपने इंग्लिश में उर्दू में पंजाबी में गल कर रहा है। और चुप कर दे, जाके जिन्हें
स्कूलों में जाके पढ़िया उधर ही जाके वड़ जा, कुछ नहीं आंदा तानू, बस अरमा की खिदमत, चीनिया की खिदमत, बेटी ले लो, पैसा ले लो, तेल ले लो, फकीर बंदा बना दिया पूरे मुल्क को। लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, आप IMF वाले को पैसा दे दो, पैसा दे दो। एक बेगैरत लोग, बेगैरत लोग। मोना आलम भी कुछ कहना चाह रही है, RSN भी कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोना आलम आप क्या कहना चाह रही है? मोना आलम रहेगा नहीं। मोना आलम बिल्कुल आपने बोला कि लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज तो पाकिस्तान की ओर से गिरी ना। जब पाकिस्तान आतंकियों की भाषा बोलेगा तो सामने वाले क्या करेंगे फिर? कुछ भी नहीं बोला उसने, अजीब कमर चीमा पे पर्सनलाइज किस्म के रिमार्क्स के जी आपकी बैड ब्रेथ है, कैसे रिमार्क्स दे रहे हो यार आप? क्या हो गया आपको? आपने पठानों को मारा, आपने गफ्फार खान को 30 साल जेल में रखा, क्या बातें कर रहे हो? आपने अपनी प्राइम मिनिस्टर को मारा है, आपको पता है आपके मुल्क में कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, और आपका क्या अथॉरिटी है कि आप इंडिया के मैटर्स पे बात करते हो? यू आर अ पाकिस्तानी हू लिव्स इन कनाडा, आप कनाडा चले गए हो, खुद आप कनाडा भाग गए हो, यहाँ पर हमें पाठ पढ़ा रहे हो पाकिस्तान पे और इंडिया पे। आपको जावेद अख्तर ने कितना बुरा एक्सपोज किया था, आपको याद है? जावेद अख्तर एक्सपोज्ड यू फ्रॉम हेड टू टो। जावेद अख्तर एक्सपोज्ड यू फ्रॉम हेड टू टो। सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप क्या बात करते हो? आप क्या आप लोग कहते हैं जायद भाई आप भाई आपका आदमी है ना, आप अपने आप को बड़ा सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री का चैंपियन समझते हो, बट आई एम सॉरी यू आर नॉट, यू डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी। तंग ना करो, जाके कोई फ्लावर डेकोरेशन करो बेटा, कहीं फ्लावर डेकोरेशन करो, प्लांट ये सब करेंगे, आपका काम नहीं है। Why are you making personalized comments at another Pakistani commentator? अच्छे से आप बात करो। लाहौर क्या है वही नहीं पता आपको, राम के बेटे का शहर है। सर आपको क्या पता, आप कनाडा में बैठे हो, मुझे पता है, तुम्हारे जैसे बच्चों का सब पता, कौन सी फौज के अफसर के क्या कर रहे हैं हमें बताओ तो हमें समझ भी आए। आप पाकिस्तान और इंडिया पे क्यों अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट कहते हो? सर दिस इज नॉट गुड। मोना आलम कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मोना आलम कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट नहीं है। ये दुनिया में इनको बुलाया जाता है, पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भी बुलाया जाता है, पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए भी बुलाया जाता है, दुनिया में इन्हें बुलाया जाता है। अपने मुल्क से वो आपको बताएंगे, वो गलत बात करते हैं। He does not know the fact। मैं जावेद अख्तर साहब बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन तारिक फतेह भी कम नहीं है, इसलिए जावेद अख्तर का सम्मान है तो तारिक फतेह का भी सम्मान है। तारिक फतेह जी को ही मैं जानता हूँ, पाकिस्तानियों को तारिक फतेह से के नाम से बड़ी एलर्जी है, पाकिस्तानी तारिक फतेह के नाम से बड़ा परेशान हो जाते हैं। आएगी लाहौर पे, हम कोई परेशानी कर लोगे, तो ये तो लगी रहा परेशानी की बात। अच्छी आप कह रहे हैं इनको बुलाया क्यों है? आप इनसे डिबेट करिए, कोई बात नहीं करनी आपसे, पे बोले और क्यों एक आप इनसे डिबेट करिए। मेरा और आपका कोई जायदाद का मसला है, मेरा और आपका कोई जायदाद का मसला है। वी डू नॉट हैव एनी पर्सनल राइट। आप क्यों पर्सनलाइज करके रिमार्क्स मार रहे हैं? मर्डर, आपके यहाँ मर्डर हुआ 50,000 बलोचों का। Indian state is continuously perpetrating terrorism into Pakistan and its own states. No, you had a son and he was Citizenship Amendment Act के जरिए सारे मुसलमानों को बेघर कर दिया। आपने NRC के जरिए असम में पता नहीं कितने लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया। आपका क्या मतलब है NRC और CA के बारे में बोलने का? एक सेकंड रुकिए। वो आ गए। What are you talking about? अरे आपका क्या मतलब है? आ गया, शुक्र करे कोरोना आ गया तो थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट हो गया, वरना दिल्ली में कोरोना आ गया, आपका मतलब क्या है? सीओ NRC से सुधांशु जी दिल्ली में जो तारीख तारीख को रुकिए। सुधांशु जी थी और आप शर्मिंदा सुधांशु, अल्लाह का शुक्र है भेद खुल गया कि पाकिस्तान से लड़की आई थी। क्या भेद खुल गया सर? क्या भेद खुल गया? बताए ना क्या भेद लोग करा रहे हैं। हमारे लोग क्यों कराएंगे? अब हमारे लोग दिल्ली में भी आ गए क्या? आपने वहाँ पे बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे आपने पथराव किया, बच्चों को मारा है आपने। मोना आलम आपका क्या मतलब CA से? आपका क्या मतलब 370 से? क्या मतलब आप? मेरा क्यों मतलब नहीं है? जब आप पता लगाइए लाल मस्जिद में आतंकी कैसे आए? जब तारिक फतेह जी हमें लाहौर का बता रहे हैं, बलूचिस्तान का बता रहे हैं, तो मैं ना बताऊं दिल्ली के बारे में? आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, मैं ना बताऊं? ये क्या डबल स्टैंडर्ड? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, अभी बताइए मोना आलम ने NRC की बात कर दी,
अरे भैया एनआरसी तो शुरू ही आपकी वजह से हुआ। तो सन 71 में जनरल टिक्का खां जिनको मार रहे थे, और कमर चीमा जी से मैं कहना चाहूंगा भाई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो बांग्लादेश से मारे जा रहे थे वो इस्लामिक नहीं थे क्या? वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 25 साल बच नहीं पाया क्योंकि पंजाबी बंगाली को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब आप आइए, जो बच गया आधा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें बरेलवी देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करता, दोनों मिलकर शियाओं को बर्दाश्त नहीं करते, तीनों मिलकर अहमदियों को बर्दाश्त नहीं करते, चारों मिलकर कादरियों को बर्दाश्त नहीं करते, और न कश्मीरियों को बर्दाश्त कर पाते, न बलूचियों को बर्दाश्त कर पाते, न मुहाजिरों को जिन्होंने बनवाया पाकिस्तान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बना, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और सब मिलकर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सब मिलकर धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे भाई। भारत में जिहाद हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हो, पाकिस्तान में जिहाद किसके खिलाफ हो रहा है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जिहाद किसके खिलाफ है? और अब आप आइए, अभी उन्होंने एक जायदाद की बात कही। अरे भैया सुनिए ना, शाहीन बाग की तो बात दूसरी। अरे सुनिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसा कहां से लेता है? उस चीन से जो अपने को एलानिया कहता है कि मैं भगवान को मानता नहीं, मैं खुदा को मानता नहीं, आई एम एथीस्ट, आई एम नास्तिक, मैं मुनाफिक हूं। मुनाफिकों पे अपनी जायदाद गिरवी रख के जिहाद करने वाले गजब के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमने देख लिया क्या गजब का इन्होंने बनाया है, और हमको बता रहे हैं एनआरसी और उसकी बात। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप ये बताइए, ये जो अरब कंट्रीज है, अगर इन्होंने इस्लामोफोबिया किया, इस्लामोफोबिया पहले यूरोप में, अरे भाई इस्लामोफोबिया तो सबसे ज्यादा आपके अंदर है। मैं पूछता हूँ, आपके यहाँ धमाके क्यों होते हैं? अरे भाई भारत में आप हिंदुओं से लड़ रहे हैं, मान लिया, आप पाकिस्तान में किससे लड़ रहे हैं? या पाकिस्तान में धमाके किससे होते हैं? लड़ना आपकी फितरत है। अब सुनिए कारण क्या है। मौलाना आजाद कमर चीमा क्या बदतमीजी है। मैं तो किसी के बारे में बीच में नहीं बोलता, लगातार बोलते चले जा रहे हैं। मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं। मौलाना आजाद ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि मगरबी पाकिस्तान की फितरत अस्करी है, यानी युद्धोन्मादी है। इसलिए ये बनने के बाद इसके खुद के वजूद पे क्या होगा और इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो 70 साल पहले कहा वो सच है। हमारे लिए प्रॉब्लम और खुद के लिए प्रॉब्लम, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। काहे बात के लाहौर रावलपिंडी में धमाके होते हैं। और जो उन्होंने कहा, तारिक फतेह ने क्या गलत कहा, लाहौर भगवान राम के बेटे लव के नाम पे बसाया गया लवपुर शहर था। तक्षशिला भरत के बेटे तक्ष के नाम पे बनाया गया शहर, और रावलपिंडी बप्पा रावल ने तुर्कों को, अरबों को मार मार कर टर्की तक खदेड़ा था, और उसके बाद जो शहर बताया वो रावलपिंडी था। मगर अफसोस कि आपको तो वो हकीकत समझ में नहीं आती। पारनी की अष्टाध्यायी स्वात वैली में लिखी गई, मगर यह भागा मुल्क जिसके पास इतनी बड़ी विरासत थी, वो उसको पढ़ाने और पहचानने से मना करने लगा। कब से? 1978 से। इसीलिए उसके बाद आपके यहाँ कोई ढंग का आदमी पैदा होना बंद हो गया, इसीलिए कोई नोबेल लॉरेट नहीं हुआ। आज एक पेन की निब नहीं बना सकते, आज एक आप वाइपर नहीं बना सकते कार का, मगर सिर्फ लेके आप क्लासनिकोव और वो घूमते, वो भी किसकी बनाई हुई? इजरायलियों के बनाए हुए F-16 लेकर, अमरीकियों का पैसा लेकर, क्रिश्चियंस का पैसा लेकर, और नास्तिक चीन के उनकी कदमबोसी करके ये परचम हिलाल के झंडे तले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जिहाद चल रहा है। जी मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, एक जगह देखिए कमर चीमा, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो आपका तो मुल्क चैरिटी पे बना है। भारत की चैरिटी थी तो आप बन गए, आज चाइना की चैरिटी है तो आप चल रहे हैं। पहले अमेरिका की चैरिटी थी तो आपकी दुकान चल गई, लेकिन अब ये चैरिटी खत्म होने वाली है, इसकी मयाद खत्म होने वाली है। इसीलिए आप आतंक की चैरिटी दुनिया में दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं।